नमस्कार, सारांश आईसीएस के यूट्यूब चैनल और सारांश ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यम पांडे और आज इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं आयोग की। आयोग अर्थात एमपीपीएससी प्री यूनिट 10, जिसमें आयोग के बारे में बात करी गई है। कितने आयोग बताए गए हैं तो हमें बात करनी है 16 आयोग आपके यूनिट 10 में बताए गए हैं। ठीक है, जो तो मोटे तौर पे है और उन्होंने आदि लगा दिया है, जिससे और भी आयोग पूछे जा सकते हैं। अगर उनमें राज्य आयोगों को भी अगर हम सम्मिलित कर लें तो वह 22 के समथिंग आयोग हो जाएंगे जिनका हम अध्ययन करते हैं। और आयोगों से आपको पता है लगभग 8 से 12 प्रश्न आने ही चाहिए आपकी प्री परीक्षा में। अतः यह एक जो बैटेज है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बैटेज है और आपके प्री क्वालिफिकेशन में बहुत सहायता करने वाला है। तो हमें आयोग यानी यूनिट 10 को अच्छे से तैयार करके ही रखना चाहिए, क्योंकि यह जो आयोग है ये कम समय लेते हैं और कम समय में बहुत ज्यादा नंबर देके जाएंगे। यानी मान लो आपको अगर 15-16 आयोग पढ़ने में 15 घंटे भी लग रहे हैं तो 15 घंटे में आपके इतने नंबर पक्के हो रहे हैं। तो एक अच्छा सौदा है कि भाई 15 घंटे में लगभग 8-12 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आसान है, सरल है और आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये चर्चा करने वाले हैं कि आयोग को पढ़े कैसे, उसकी तैयारी क्या रखें, पढ़ते समय अप्रोच क्या रखें, कैसे आयोग को पढ़ना है, क्या याद रखना है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, एक एक करके बात करते हैं। हालांकि हम आपको सभी आयोग कंप्लीट कराएंगे, 16 आयोग बहुत शॉर्ट में कराएंगे, आपके कम समय में मैं सारे आयोग आपको याद करा के दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये आयोग पसंद आए यानी इसकी सीरीज पसंद आए तो सारांश आईसीएस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकें, वहां भी आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी फ्री में और अन्य कंटेंट भी आपके सारांश आईसीएस पे उपलब्ध है। विजयी भवा प्री टेस्ट सीरीज, मेंस के मॉडल आंसर आपके सारांश आईसीएस ऐप पर उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं हम आयोगों के संदर्भ में। सबसे पहले जो अप्रोच आपको अपनानी है आयोग के संदर्भ में वो अपनानी है कि ये आयोग का वर्गीकरण कैसे करें। मतलब कि कोई आयोग संवैधानिक आयोग है, संवैधिक आयोग है या वैधानिक आयोग है, यह पॉइंट हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए। जैसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि संवैधानिक आयोग क्या है या संवैधिक आयोग क्या है। ठीक है, तो संवैधानिक आयोग क्या होते हैं? वे आयोग जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो या जिनकी स्थापना संविधान के उपबंधों के तहत की गई हो, संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। जैसे जैसे निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? आपको संविधान में मिलता है, आर्टिकल 324 में आप देखते हो निर्वाचन आयोग की बात होती है, तो ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक आयोग हो जाएगा। यूपीएससी का वर्णन आपको आर्टिकल 315 में मिलता है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका संवैधानिक आयोग हो जाएगा। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 में आपको मिलता है आर्टिकल में, क्या हो जाएगा? संवैधानिक पद हो जाएगा। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में मिल जाएगा। राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है 315 आर्टिकल में ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 5 जो हो गए आपके क्या हो जाएंगे? संवैधानिक आयोग हो गया। इसके अतिरिक्त आपने पढ़े हैं एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। ये जो 3 आयोग हैं ये भी आपके संवैधानिक आयोग हैं और आर्टिकल 338 में एससी आयोग के बारे में, 338A में एसटी आयोग के बारे में और 338B में आपके ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है, यानी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा प्राप्त है। इस तरीके से 8 आयोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके संवैधानिक आयोग हो जाएंगे। तो इनको आप अलग से याद रखोगे। अगर कभी कथनात्मक क्वेश्चन मैंने बनाया कि बताइए कि क्या है आयोग, संवैधानिक आयोग है, तब आपको पता रखना है कि ये ही 8 आयोग केवल संवैधानिक आयोग थे। ठीक है ना, एक अप्रोच ही अपना लेनी है। फिर हम बात करेंगे किसकी, कि भैया संवैधिक आयोग क्या होते हैं। तो ऐसे आयोग जिनकी स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से की जाए, विधायिका के द्वारा विधि बनाकर की जाए, तो उनको हम संवैधिक आयोग बोल देते हैं। जैसे महिला आयोग, महिला आयोग आपका 1992 में गठित हुआ था, 1992 में, है ना, राष्ट्रीय वाला, और उसका अधिनियम आया था, एक्ट आया था 1990 में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये कैसा आयोग हो गया? एक संवैधिक आयोग हो गया। आपका मानवाधिकार आयोग ले लो, है ना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी हमने करी, तो किस अधिनियम के तहत करी? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था कब? 1993 में, उसके तहत हमने इसकी स्थापना करी। खाद्य संरक्षण आयोग हो 2013 में इसका अधिनियम आया। बाल संरक्षण आयोग हो, सूचना आयोग हो, सतर्कता आयोग हो, एनजीटी हो 2010 में आया। ये सब कैसे निकाय है? ये सब संवैधिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि इनकी स्थापना संसद द्वारा या राज्य की विधायिका द्वारा, अगर केंद्र का है तो संसद द्वारा, राज्य का है तो राज्य की विधायिका के द्वारा। क्या
अधिनियम बना के इनकी स्थापना की गई हो तो वे संविधिक आयोग हो जाएंगे। लगभग 7 आयोग ऐसे हैं जो आपके संविधिक आयोग हैं, ठीक है। और एक लास्ट बचता है आपका कौन सा आयोग? कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय वे हैं जिनकी स्थापना सरकार के किसी आदेश के माध्यम से की गई हो, यानी ना तो संविधान में वर्णन मिलता हो और ना ही उनको अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया हो, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में की गई थी। उसके पहले 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने लाल किले से घोषणा करी कि हम योजना आयोग को समाप्त करेंगे। नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। तो नीति आयोग एकमात्र निकाय है जो कि कार्यकारी बॉडी है। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसकी स्थापना सिर्फ सरकार के एक आदेश के माध्यम से की गई है। तो इस तरीके से हमने वर्गीकरण कर लिया भैया आयोगों का कि ये आयोग है, ये संवैधानिक आयोग हमें पढ़ने हैं, ये विधिक आयोग हमें पढ़ने हैं और ये कार्यकारी आयोग हमें एक पढ़ना है। तो इसको तो अलग कर ही लोगे, बाकी तो याद हो गए है ना, 8 और 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या अप्रोच अपनानी है। अब अगर कोई संवैधानिक आयोग है तो संवैधानिक आयोग में आप देखोगे कि अगर संवैधानिक आयोग है तो स्वाभाविक सी बात है उसका जिक्र किसी ना किसी आर्टिकल में होगा। जैसे मैंने अभी आर्टिकल आपको बताए थे निर्वाचन आयोग के, यूपीएससी के, कैग के, SC ST OBC के, तो उनके आर्टिकल हमें याद रखने की, इनकी स्थापना इस आर्टिकल के तहत की गई है। सिंपल सी बात है ना, उपबंध हो गया उसका। अगर कोई विधिक आयोग है, विधि के माध्यम से स्थापित है, स्वाभाविक सी बात है कि किसी अधिनियम के माध्यम से स्थापना की गई होगी। जैसे मैं पूछ लूं कि महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, ये कथन सत्य है? तो आप कहोगे सत्य है। किस अधिनियम के माध्यम से स्थापना हुई थी? तो हम बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में, उसके माध्यम से हमने इसकी स्थापना करी। ठीक है ना। तो क्या बताना है, जब भी कोई विधिक आयोग आएगा तो हमें याद रखना होगा हमेशा ही कि उसका अधिनियम कौन सा था, वो अधिनियम कब आया था, है ना। चाहे वो बाल संरक्षण आयोग हो, NGT हो, खाद्य संरक्षण आयोग हो, सूचना सतर्कता आयोग हो, इन सभी की याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर कोई कार्यकारी निकाय है जैसे कि नीति आयोग है तो उसकी स्थापना वर्ष याद रख लेंगे कि भैया 2015 में स्थापना हुई थी। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को, तो ये याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्थापना की, किसी भी आयोग की। तो स्थापना के बारे में मेनली हमने देख लिया है कि कैसे हुई, मतलब कि 3 बिंदु में मैंने बांटा है, कब, कहां और कैसे। कैसे मतलब कि अधिनियम से हुई कि संविधान में वर्णन से हुई, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कैसे। ठीक है, मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है ना, संवैधानिक है कि संविधिक है कि कार्यकारी है, या दोनों नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये बताइए संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आपको याद रखना है कि अगर स्थापना हुई है तो कब हुई है। ठीक है, कब हुई है मतलब कि वर्ष याद रखना है कि इस डेट को निर्वाचन आयोग, जैसे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई। तो ये क्या है, वर्ष याद रखना होगा हमें कि कब किस आयोग की स्थापना हुई है और कहाँ हुई है। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यालय कहाँ है भैया, तो मुख्यालय मैनली अगर केंद्र के हैं तो दिल्ली में मिल जाता है, राज्य के हैं तो आपके भोपाल राजधानियों में मिल जाता है। हालांकि कुछ आयोग के अपवाद हैं, जैसे MPPSC है तो इंदौर में इसका मुख्यालय मिल जाता है। ठीक है, तो अपवादों को भी पढ़ लेंगे और मोस्टली आपके नई दिल्ली में केंद्र के मिलते हैं, है ना। हालांकि उनके प्रादेशिक अगर कार्यालय हैं तो उनको हमें समझना होगा कि वो कहाँ कहाँ है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आयोग है जिसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, मान लो सतर्कता आयोग का उदाहरण लेते हैं। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई एक कार्यकारी निकाय के रूप में। बाद में 2003 में हमने अधिनियम बनाकर सतर्कता आयोग को क्या दे दिया, वैधानिक दर्जा दे दिया, अधिनियम बना दिया उसका, है ना। तो वो ये पॉइंट याद रख लेना है हमारे लिए। और अगर किसी निकाय को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, पहले नहीं था, जैसे ओबीसी कमीशन को हमने बाद में 103 में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या दे दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया। तो ये पॉइंट भी हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कब स्थापना हुई है, ठीक है, कहाँ इसका मुख्यालय है और प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। ये पॉइंट्स आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आयोग की हमें संरचना पे बात करनी। संरचना मतलब यह है आयोग किन किन से मिलकर बना है, मतलब कि उसका एक ना एक तो अध्यक्ष होगा, उसके बाद उसके सदस्य कितने हैं। जैसे निर्वाचन आयोग का उदाहरण ही ले लेते हैं कि एक आयुक्त तो उसका होता ही है, साथ में 2 आयुक्त भी होते हैं ना। तो ये आपको याद रखने की हर आयोग में कितने किसमें सदस्य, इसको हम याद कर लेंगे। किसी में 10 होंगे, किसी में 2 ही होंगे, किसी में 3 ही होंगे, किसी में 20 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम याद रखेंगे। ओके, एक ये अप्रोच के साथ पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे कि नियुक्ति कौन करता है। विभिन्न आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति में हमें बताना है कि अगर संवैधानिक आयोग हो तो एक सामान्य समझ
एक सामान्य समझ क्या होगी कि अगर संवैधानिक निकाय है और वह केंद्र का है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। मोस्टली केंद्र के जितने भी आयोग होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, ठीक है। और अगर विधिक निकाय है, जैसे महिला आयोग हो गया और केंद्र का है, तो उसमें राज्य केंद्र की सरकार जो है वो उसकी नियुक्ति कर देती है, ठीक है। एनजीटी है, उसमें भी यही प्रावधान होता है। लेकिन मोस्टली अगर केंद्र का है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, चाहे वो सूचना हो, सतर्कता हो, SC ST OBC कैग वगैरह हो, सारे के सारे में कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही इसकी नियुक्ति करते हैं। फिर हम बात करेंगे वैधानिक। संवैधानिक अगर राज्य का है तो राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। और विधिक अगर है तो उसमें मोस्टली जैसे महिला आयोग अगर कोई आयोग की ले लें तो उनमें राज्य की सरकार कर देती है। लेकिन मोस्टली अगर राज्य का है तो आपको राज्यपाल ही मिलेंगे। तो एक सामान्य समझ के साथ हम ये समझ लेंगे केंद्र का है तो राष्ट्रपति, राज्य का है तो राज्यपाल। हालांकि एक दो अपवाद हो जाएंगे, जैसे महिला आयोग वगैरह हो गया, तो इनको हम याद करके रखेंगे, ठीक है। और एक और बात इसी में हम याद करेंगे, जैसे मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। तो अब उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है ना, किनका होना आवश्यक है या नहीं है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी क्या? नियुक्ति। और नियुक्ति के साथ ये भी याद रखना कि त्याग पत्र और हटाया जाना, है ना, कि किसको त्याग पत्र मोस्टली उन्हीं को सौंपते हैं। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, त्याग पत्र या हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये कुछ अपवाद हमें मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेंगे, मतलब जब भी अपन पूरा वीडियो पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो उनको आराम से तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर देखते जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल में देखें विभिन्न आयोगों में, एक सामान्य समझ में बता देता हूं पहले। अगर संवैधानिक निकाय है और केंद्र का है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है और कहाँ का है? केंद्र का है, तो वहां पे आपको एज जो लिमिट मिलेगी वो 665 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 और 65। कैसे? देख लो आप, निर्वाचन आयोग देख लो, कैग देख लो, यूपीएससी देख लो, सब में 665 है ना। और अगर संवैधानिक निकाय राज्य का है तो वहां पे 662। केंद्र में 65 वर्ष मिलती है अपन को अधिकतम आयु सीमा, और राज्य में 62 वर्ष मिलती है ज्यादातर उपबंधों में। अपवाद इसमें है ही नहीं, ठीक है। और ये 6 वर्ष का इसकी कार्य अवधि रहती है। तो सिंपल ये याद हो जाएंगे, लगभग आपकी एक सामान्य समझ विकसित हो जाएगी इसमें। SC ST OBC और महिला बाल संरक्षण आयोग, इन सब में मतलब 5, इसमें बाल संरक्षण भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग सहित ये 5 आयोग जब आप देखोगे, इन सब में जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। तो 5 आयोग तो सीधे आपको याद हो गए, है ना। और यहाँ पे लगभग संवैधानिक भी हो गए तो 8 ये भी हो गए और 5 ये भी हो गए, तो लगभग 13 तो यही याद हो गए। फिर बच्चे 3 और, तो सूचना आयोग में आपका एक 565 वाला चलता है। यहाँ पे सतर्कता आयोग में ऐसे याद रखो कि 4 वर्ड है ना, 4 वर्ष का कार्यकाल है, 465 का चलता है इसमें। और मानवाधिकार आयोग थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि इसमें 370 का चलता है, मतलब 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक मानवाधिकार का अध्यक्ष सदस्य रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 अपवाद को भी कर लेंगे, और एक एनजीटी भी बचता है ना। तो ये 16 हो जाएंगे आपके पूरे। एनजीटी में आपकी 5 वर्ष की क्या है? कार्यकाल है। तो इस तरीके से एक ही बार में अपन ने सारे कार्यकाल देख लिए, एक ही बार में नियुक्ति देख ली। इससे क्या होगा? इससे आपको कंफ्यूजन कम होगी, क्योंकि अगर ऐसे याद कर लो कि इन 5 की तो भैया 3 वर्ष होती है, तो अब कंफ्यूजन ही नहीं। SC ST OBC महिला बाल संरक्षण 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इधर संवैधानिक में कैग ले लो, निर्वाचन आयोग से ले लो, यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य ले लो, 665 मिल जाएगी। और राज्य में आ जाओगे तो राज्य के निर्वाचन आयोग में 62 वर्ष की आयु मिल जाएगी। सिंपल है, ठीक है, याद कर सकते हैं। फिर आपको बताना है किसी भी आयोग के अध्यक्ष के बारे में, कि अध्यक्ष, तो 3 पॉइंट अपन पढ़ेंगे हमेशा अध्यक्ष के बारे में। पहला पढ़ेंगे कि भैया पहले अध्यक्ष कौन थे। कोई भी आयोग हो, सब आयोगों के हम पहले अध्यक्ष जरूर याद करेंगे, चाहे वो सुकुमार सेन हो, ठीक है, चाहे वो रोज बारकर हो यूपीएससी के, चाहे वो निर्वाचन के आपके सुकुमार सेन हो, ठीक है। इस तरीके से हमें पहले अध्यक्ष सभी आयोगों के याद कर लेने हैं। ऐसे ही वर्तमान भी याद कर लेने, क्योंकि करंट भी जरूरी है। हालांकि इतनी लंबी लिस्ट है, सभी नहीं कर पाएंगे, तो हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। पहले कर लो, वर्तमान कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई महिला बन गई है उस आयोग की अध्यक्ष, तो फिर आपको वो जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि पूछा जाएगा कि इस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। तो वो जरूर याद करके रखना है अध्यक्षों में। सभी लिस्ट याद ना कर पाओ तो इतना तो कम से कम कर ही लेना है, ये आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, क्योंकि इतने में से आ जाएगा, है ना। अगर राज्य आयोगों की संदर्भ में बात करेंगे तो उनमें अगर लिस्ट
छोटी है, मतलब 3-4 लोग ही अध्यक्ष बने हैं, तो 3-4 लोग अगर अध्यक्ष बने तो उनकी पूरी लिस्ट ही याद कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जैसे पूछ लिया गया कि भैया निर्वाचन आयुक्त तो नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के, अब आप क्या करोगे? आपको सारे पता होना चाहिए थे, मतलब वो लिस्ट याद होनी चाहिए थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, इन सब के बारे में, न्यायाधीश हो, इन सब के बारे में पूछा ही जाता है कि कौन नहीं रहे, कौन रहे हैं। ऐसे ही अब पूछा जाने लगा कि इन आयोग के कौन अध्यक्ष रहे, कौन नहीं रहे, यानी वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। तो इतना अध्ययन हमें कर लेना है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कार्य या शक्तियों की। तो जो आयोग स्थापित किया गया उसका एक सामान्य उद्देश्य होता है कि क्यों उसकी स्थापना करी गई, ठीक है। तो उस सामान्य उद्देश्य से रिलेटेड चीजें हमारे माइंड में आएंगी कि भैया इस आयोग की स्थापना इसलिए करी गई होगी, तो उन उपबंधों को हम पढ़ लेंगे सामान्य उद्देश्य के साथ, और जो भी प्रमुख प्रमुख उनकी कार्य होंगे उनको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, और वो लिस्ट याद कर लेंगे, ताकि अगर पूछ लिया जाए कि इस आयोग का यह कार्य है, यह कार्य है, यह कार्य है, तो बता सकेंगे कि यह उसका कार्य है, यह नहीं है, ठीक है ना, इतना तो हम बता देंगे। और शक्ति के बारे में पूछा जाए तो अगर कोई आयोग विशेष शक्ति रखता है तो हम बता देंगे कि लगभग सभी मतलब जितने भी आयोग हैं अगर उनको विशेष शक्ति प्राप्त होती है तो सबको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, अतः भी समन जारी कर सकते हैं, है ना, जानकारी बुलवा सकते हैं, ये सारी इनकी अधिकारता में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे किसी भी आयोग की शक्ति के बारे में। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात कर लें तो अगर कोई संवैधानिक आयोग है तो रिलेटेड आर्टिकल हमें पढ़ लेने हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग में हम देखें वयस्क मताधिकार कहाँ दिया है, कैग में देख लें कि ये कैग का वर्णन तो 148 में है, लेकिन मैं पूछूं कि कैग के कार्य कहाँ दिए गए हैं, तो कैग के कार्य कहाँ दिए गए हैं, 149 में दिए गए हैं। कैग का प्रतिवेदन कहाँ है, इस टाइप से यूपीएससी के कार्य, जैसे यूपीएससी हम पढ़ते हैं तो यूपीएससी हमें 315 में मिलता है, लेकिन यूपीएससी के कार्य हमें 320 आर्टिकल में मिलते हैं, है ना। इनका प्रतिवेदन भी होता है तो वो भी हमें बताना है, इनके कार्य वगैरह सब बताए, तो रिलेटेड आर्टिकल याद कर लेनी है। ऐसे ही धाराएं, धारा इन द सेंस कि कोई आयोग है उसमें हम पूछे कि भाई महिला आयोग की स्थापना किस उस 1990 के अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया, या उस अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट कोई धारा हो तो उनको भी याद करना है। जैसे हम बताएं, एक सामान्य समझ विकसित करते हैं कि कोई अधिनियम आता है तो उसमें पहली 2-3 धाराएं जो होती है कैसे काम करती है। पहली धारा जो होती है उसमें उस अधिनियम का नाम, कहाँ तक वो लागू होगा, ये सारी जानकारी, सामान्य जानकारी बताई जाती है। दूसरी धारा में ये बताया जाता है कि उस धारा के अंतर्गत जो वर्ड आएंगे उनमें मतलब परिभाषाएं जो होंगी वो बताई जाएंगी, और धारा जो 3 आएगी उसमें फिर शुरू होता है आपका अधिनियम। और सामान्यतः धारा 3 के तहत ही बहुत से अधिनियम स्थापित होते हैं, है ना, कुछ अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्यतः धारा 3 के तहत ही स्थापित होंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप बात करोगे एमपीपीएससी की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 3 के तहत हुआ, ठीक है। 118 ना भी होता पता तो 3 भी आपको अगर पता होता तो आप आंसर तक पहुंच जाते, है ना। सामान्य समझ है, क्योंकि 118 बताया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बारे में, तो उसकी स्थापना हम कहाँ कर रहे हैं, 118 3 के तहत। ऐसा कोई भी आयोग हो, जैसे मानवाधिकार आयोग हो या अन्य आयोग हो, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई विशेष तथ्य है आयोग के बारे में तो उस पर चर्चा करेंगे, और अगर उस आयोग से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का मटेरियल हमारे पास आ गया है, कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसके बारे में भी हम, या कुछ उसने नया कोई काम किया है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि क्या क्या हमें करना है। तो आगे इस सीरीज में हम आपको लगभग 10 से 12-15 मिनट की वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक आयोग कंप्लीट कराया जाएगा बहुत शॉर्ट में, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। संक्षिप्त में आपको कम समय लेके ज्यादा जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे आप बार बार रिवीजन कर पाओगे, समय बचेगा, और 19 जून में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आयोग से ले पाओगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो आपको बस डाउनलोड करना है सारांश ICS ऐप, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, विजयी भवा प्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और हम होंगे कामयाब मेंस मॉडल आंसर भी है, ठीक है। और भविष्य में हमारे बैचेस भी बहुत से पटवारी का प्री मेंस सबके आएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है हमारे सारांश ICS से जुड़े मुद्दों पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।